नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम गहराई से समझने जा रहे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के कुछ बहुत महत्वपूर्ण हिस्सों को। खास तौर पे आज हम धारा 26 से लेके 50 तक पर बात करेंगे और स्रोत के तौर पर हमारे पास ये अधिनियम ही है। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि इन धाराओं के जो जरूरी प्रावधान हैं उनको ठीक से समझा जाए। जैसे चुनाव कैसे होते हैं, सदस्य बनने या बने रहने के नियम क्या हैं और आखिर ये नगर पालिकाएं करती क्या हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो थोड़ी मुश्किल कानूनी भाषा है उसे आसान करके पेश करें। बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं चुनावी प्रक्रिया से ही। धारा 26 ये बताती है कि वोट कैसे दिया जाएगा। इसमें कुछ खास बात है? हाँ, धारा 26 ये कहती है कि वोट एक तय तरीके से, मतलब विहित रीति से और मतपत्र यानी कि बैलेट पेपर से दिए जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि प्रॉक्सी वोटिंग यानी कोई किसी और की जगह वोट डाले, ये बिल्कुल मना है। हर वोटर का अपना एक ही वोट होगा और वो एक ही उम्मीदवार को वोट दे सकेगा। और आजकल तो ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल होती हैं, उनका जिक्र है। हाँ हाँ, बिल्कुल है। अधिनियम में इसका साफ प्रावधान है कि वोट देने और उनको रिकॉर्ड करने के लिए वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो परिस्थितियों को देखकर यह तय कर सकता है कि किन वार्डों में मशीन से वोटिंग करवानी है। ठीक है, ये तो हुई वोट डालने की प्रक्रिया। अब मान लीजिए किसी सदस्य की सीट बीच में ही खाली हो जाती है, मतलब कार्यकाल पूरा होने से पहले, तो धारा 27 शायद इसी आकस्मिक रिक्ति की बात करती है। इसे कैसे भरा जाता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। ऐसी कोई भी रिक्ति जो सदस्य का कार्यकाल पूरा होने के अलावा किसी और वजह से हुई हो, उसे यथाशीघ्र, मतलब जल्द से जल्द उपचुनाव यानी बाई इलेक्शन से भरा जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, उपचुनाव में जो सदस्य चुना जाएगा वो सिर्फ नगर पालिका की बची हुई पदावधि के लिए ही पद पर रहेगा, पूरे 5 साल के लिए नहीं। अच्छा, और अगर वो सीट किसी आरक्षित वर्ग के लिए थी, जैसे एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग या महिला, तब क्या होगा? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। अगर रिक्ति किसी आरक्षित स्थान से हुई है तो उपचुनाव में भी उसी वर्ग के किसी सदस्य से ही वो सीट भरी जाएगी, ताकि जो आरक्षण का प्रतिनिधित्व है वो बना रहे। हाँ, इसमें एक स्थिति और है। मान लीजिए किसी सदस्य का कार्यकाल खत्म होने में 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है और तब सीट खाली होती है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ये निर्देश दे सकती है कि भाई अब उपचुनाव कराने की जरूरत नहीं है, रिक्ति को अगले आम चुनाव तक खाली रहने दिया जाए। अच्छा, ठीक है। तो चुनावी प्रक्रिया समझी, रिक्ति कैसे भरते हैं ये भी। लेकिन ये भी तो जरूरी है कि चुनाव साफ सुथरे हों। यहीं पर शायद धारा 28 और 29 आती हैं, निर्वाचन अपराध और भ्रष्ट आचरण। धारा 28 क्या कहती है? देखिए, धारा 28 मुख्य रूप से तो ये कहती है कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसके प्रावधान यहाँ भी लागू होंगे। पर इसमें एक खास बात और जोड़ी गई है। अगर कोई उम्मीदवार अपने नामांकन फॉर्म में या शपथ पत्र में या किसी और घोषणा में जानबूझकर कोई झूठी सूचना देता है तो वो दंडनीय होगा। उसे 6 महीने तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। ओह, यानी गलत जानकारी देना भी एक अपराध है? और चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके अपनाना, जिसे भ्रष्ट आचरण कहते हैं, वो धारा 29 में है शायद। ये तो काफी लंबी धारा लगती है देखने में। हाँ, धारा 29 बहुत महत्वपूर्ण है और वाकई इसमें काफी विस्तार से बताया गया है कि किन किन कामों को भ्रष्ट आचरण यानी करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। इनको हम चाहें तो कुछ श्रेणियों में बांटकर समझ सकते हैं। जैसे पहला है रिश्वत, ब्राइबरी। रिश्वत मतलब सिर्फ पैसा देना या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, किसी भी तरह का परितोषण मतलब ग्रेटिफिकेशन। ये कोई तोहफा हो सकता है, कोई दान, कोई प्रस्ताव या कोई वादा भी। अगर इसका मकसद ये हो कि कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा ना हो या अपना नाम वापस ले ले, या फिर किसी वोटर को वोट देने या ना देने के लिए या वोटिंग से दूर रहने के लिए मनाया जाए, वो सब रिश्वत हैं। इसमें मनोरंजन करवाना भी शामिल है, जैसे पार्टी देना वगैरह। अच्छा, ये तो काफी व्यापक परिभाषा है। दूसरी श्रेणी क्या है? दूसरी श्रेणी है असम्यक असर डालना, जिसे अंग्रेजी में अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी उम्मीदवार या वोटर पर किसी भी तरह का गलत दबाव बनाना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना। ये उम्मीदवार खुद कर सकता है, उसका एजेंट कर सकता है या उनकी तरफ से कोई और व्यक्ति भी। किस तरह का दबाव, जैसे धमकी देना? हाँ बिल्कुल, जैसे किसी को सामाजिक बहिष्कार की धमकी देना या ये कहना कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, कोई दैवीय घटना घट जाएगी, या धर्म के नाम पर डराना
आध्यात्मिक परिनिंदा की धमकी देना। हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई पार्टी अपनी नीतियों की घोषणा करती है या भविष्य में लोक कार्यवाही का वचन देती है तो उसको हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। आजकल ये धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने की बातें भी बहुत सुनने में आती हैं। क्या ये भी इसमें आता है? हाँ, ये बहुत साफ तौर पे धारा 29 में भ्रष्ट आचरण माना गया है। किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना या वोट न देने के लिए कहना, या फिर निर्वाचन पर गलत असर डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करना, जैसे मंदिर मस्जिद की तस्वीर, या राष्ट्रीय प्रतीकों का जैसे राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल या दुहाई देना, ये सब मना है। और इसी से जुड़ा एक और बिंदु है, चुनाव पर गलत असर डालने के लिए धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर लोगों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना फैलाना, ये भी भ्रष्ट आचरण है। और क्या-क्या शामिल है इस भ्रष्ट आचरण की सूची में? और भी कई चीजें हैं, जैसे सती प्रथा का प्रचार करना या उसका महिमा मंडन करना, किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के बारे में जानबूझकर कोई झूठी बात फैलाना ताकि उसके जीतने की संभावना कम हो जाए, वोटरों को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम करना। हाँ, इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, पर सामान्यतः ये मना है, नियमों के खिलाफ जाकर तय सीमा से ज्यादा चुनावी खर्च करना। इसमें एक और चीज थी शायद, कुछ सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों की मदद लेने पर रोक। वो क्या है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव के दौरान कुछ खास पदों पे बैठे लोगों की सहायता लेना, सिवाय उनके वोट देने के अधिकार के, भ्रष्ट आचरण माना जाता है, अगर इससे चुनाव प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो। इसमें कौन कौन शामिल हैं? राजपत्रित अधिकारी, सेना के सदस्य, पुलिस बल के सदस्य, आबकारी अधिकारी, राजस्व अधिकारी जैसे पटवारी, और यहाँ तक कि उम्मीदवार के अपने एजेंट्स भी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता, इन सब की मदद लेना चुनाव प्रचार आदि में मना है। इसका मकसद यही है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना हो और चुनाव निष्पक्ष रहें। समझ गई। तो ये सभी काम भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते हैं। अब अगर चुनाव में ऐसी कोई गड़बड़ी होती है तो क्या उसे चुनौती दी जा सकती है? कैसे? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर अगली कुछ धाराएं काम आती हैं। सबसे पहले धारा 30 ये साफ करती है कि चुनाव से जुड़े कुछ मामलों में सामान्य सिविल न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं होगी, जैसे कि वार्डों का परिसीमन, स्थानों का आवंटन या वोटर लिस्ट तैयार करने जैसे मामलों में। इन पर सवाल सिर्फ एक तरीके से उठाया जा सकता है। और वो तरीका क्या है? वो है धारा 31, निर्वाचन याचिका, इलेक्शन पिटिशन। चुनाव के नतीजों से अगर कोई उम्मीदवार नाखुश है या कोई भी वोटर, चाहे उसने वोट दिया हो या न दिया हो, वो चुनाव की तारीख से 1 महीने के अंदर उस नगरपालिका क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दायर कर सकता है। अच्छा, और याचिका किन आधारों पर दायर की जा सकती है? इसके कई आधार हैं जो अधिनियम में दिए गए हैं, जैसे कि जो उम्मीदवार जीता है वो असल में चुनाव लड़ने के योग्य ही नहीं था, मतलब निरहित था, या उसने धारा 29 वाला कोई भ्रष्ट आचरण किया है, या किसी का नामांकन गलत तरीके से खारिज कर दिया गया, या इसके उलट किसी अयोग्य व्यक्ति का नामांकन गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया, या फिर वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई, जैसे किसी मत को गलत तरीके से मान लिया गया या खारिज कर दिया गया, या कोई शून्य वोट गिन लिया गया, या चुनाव कराने में अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। मतलब काफी सारे आधार हैं। और अगर जिला न्यायाधीश के फैसले से भी कोई सहमत ना हो, तब कोई और रास्ता है? हाँ, उसके लिए है धारा 32, जो जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान करती है। ऐसी अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है, और ये अपील जिला न्यायाधीश के आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर करनी होती है। हाई कोर्ट उस आदेश पर रोक लगा सकता है या चुनाव को शून्य घोषित कर सकता है। अच्छा, 30 दिन के अंदर? हाँ, हालांकि हाई कोर्ट चाहे तो खास परिस्थितियों में 30 दिन के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है, और कोशिश यही रहती है कि अपील को यथाशीघ्र या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में निपटा दिया जाए। ये एक दिलचस्प स्थिति हो सकती है। मान लीजिए हाईकोर्ट किसी नगरपालिका के सभी सदस्यों का या 2/3 से ज्यादा सदस्यों का चुनाव ही रद्द कर दे, तब क्या होगा? हाँ, ऐसी असाधारण स्थिति के लिए धारा 33 में प्रावधान है। अगर धारा 31 या 32 के तहत ऐसा कोई आदेश आता है कि किसी नगरपालिका के सभी सदस्यों का या 2/3 से अधिक सदस्यों का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया है, तो राज्य सरकार उस नगरपालिका को विघटित कर देगी। फिर नए सिरे से चुनाव होंगे। अच्छा, विघटित ही कर दिया जाएगा। और इन अदालती फैसलों की अंतिम मान्यता क्या है? मतलब क्या इसके बाद भी कोई अपील हो सकती है? नहीं,
धारा 34 ये साफ करती है कि इन आदेशों और विनिश्चयों की अंतिमता, फाइनलिटी क्या होगी। अगर जिला न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ अपील नहीं की गई है तो उनका निर्णय अंतिम होगा, और अगर अपील की गई है तो फिर हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम माना जाएगा। ठीक है, तो ये चुनाव और उससे जुड़े विवादों की पूरी प्रक्रिया हुई। अब बात करते हैं सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता पर। धारा 35 निरर्हताओं यानी डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में है। जी हाँ, सदस्य चुने जाने के बाद भी कुछ आधारों पर कोई व्यक्ति सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य यानी निर्हरित हो सकता है। इसके दो मुख्य आधार हैं जो हमने पहले देखे थे। पहला, धारा 28 में बताया गया निर्वाचन संबंधी अपराध, जैसे झूठी सूचना देना, और दूसरा, धारा 29 में बताया गया भ्रष्ट आचरण। और अगर कोई इन मामलों में दोषी पाया जाता है तो ये अयोग्यता कितने समय के लिए होती है? अगर कोई इनमें सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो निरर्हता की कालावधि दोष सिद्धि की तारीख से 6 वर्ष होगी। मतलब वो 6 साल तक दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकेगा। 6 साल? ये तो काफी लंबा समय है। क्या ये अवधि कम हो सकती है या इसे हटाया जा सकता है? हाँ, इसकी गुंजाइश है। धारा 36 राज्य निर्वाचन आयोग को ये शक्ति देती है कि वो धारा 35 के तहत हुई निरर्हता को कारण बताते हुए हटा सकता है या उसकी अवधि को कम कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये शक्ति सिर्फ धारा 28 निर्वाचन अपराध के तहत हुई निरर्हता पर लागू होती है। धारा 29 भ्रष्ट आचरण वाली निरर्हता पर नहीं। अच्छा, ये सिर्फ निर्वाचन अपराध वाले मामलों के लिए है। ठीक है, अब चुनाव जीतने के बाद सदस्य पद कैसे संभालते हैं? शपथ वगैरह का क्या प्रावधान है? वो धारा 307 में बताया गया है पद की शपथ। हर चुने हुए सदस्य को और अध्यक्ष को भी अपना कार्य ग्रहण करने से पहले राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत ऑथराइज्ड किसी अधिकारी के सामने पद की शपथ लेनी होती है। और ये जरूरी है। अगर कोई सदस्य चुने जाने के 1 महीने के भीतर शपथ नहीं लेता है तो ये माना जाएगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है, मतलब उसकी सीट खाली हो जाएगी। हाँ, इसमें वो अवधि शामिल नहीं की जाएगी जिसमें व्यक्ति किसी कारणवश जेल में रहा हो, जैसे विचाराधीन कैदी, निरुद्ध व्यक्ति या राजनीतिक कैदी के रूप में। और अगर कोई सदस्य खुद ही पद छोड़ना चाहे तो, मतलब इस्तीफा देना चाहे, उसका क्या तरीका है? उसके लिए धारा 38 है, त्यागपत्र, रेजिग्नेशन। कोई भी सदस्य अपना त्यागपत्र दे सकता है। उसे लिखित में नोटिस देना होगा जिसे एक मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित अटेस्टेड किया गया हो। ये नोटिस अध्यक्ष को संबोधित होगा और अध्यक्ष को 15 दिन के अंदर इसे स्वीकार करना होता है। ठीक है, अब एक थोड़ा कड़ा प्रावधान आता है, सदस्य को हटाया जाना। धारा 39, किन आधारों पर किसी सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकता है? हाँ, इसके कई आधार बताए गए हैं धारा 39 में। पहला, अगर सदस्य नगर पालिका की लगातार 3 से ज्यादा साधारण बैठकों में बिना इजाजत के अनुपस्थित रहा हो। दूसरा, अगर उसने धारा 37 के तहत जरूरी शपथ न ली हो। तीसरा, अगर वो सदस्य बनने के लिए जो जरूरी शर्तें हैं जो धारा 14, 21, 24 में दी गई हैं उन्हें पूरा नहीं करता हो या बाद में उन शर्तों को पूरा करने में विफल रहा हो। और शायद सबसे महत्वपूर्ण आधार उसके कामकाज या आचरण से जुड़े होंगे। बिल्कुल। चौथा आधार है कर्तव्यों के पालन में चूक या कदाचार। इसमें कई बातें शामिल हैं, जैसे अपने कर्तव्यों के पालन में अवचार करना, कोई ऐसा निकृष्ट आचरण करना जो सदस्य के पद के लिए अशोभनीय हो, अपने कर्तव्यों का पालन करने में लगातार असमर्थ रहना, या सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो जाना, या फिर अपने पद का दुरुपयोग करना। एक और आधार ये भी है कि चुनाव के बाद और चुनाव याचिका दायर करने का समय बीत जाने के बाद राज्य सरकार की जानकारी में ये आता है कि वो व्यक्ति धारा 14, 21 या 24 के तहत सदस्य चुने जाने के योग्य ही नहीं था। अच्छा, और हटाने का फैसला कौन करता है? इसकी प्रक्रिया क्या है? अच्छा, मान लीजिए किसी सदस्य का कार्यकाल खत्म हो गया, क्या उसके बाद भी उसके पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए कथित गलत कामों की जांच हो सकती है? हाँ, हो सकती है। धारा 40 इसी बारे में है। अगर किसी सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ धारा 39(1)(d यानी कदाचार, कर्तव्यों की उपेक्षा आदि के तहत कोई आरोप हैं, तो उनकी जांच जो धारा 39(3) और 4 में बताई गई है, उस व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी शुरू की जा सकती है। और अगर जांच कार्यकाल के दौरान ही शुरू हो चुकी थी, तो वो कार्यकाल खत्म होने के बाद भी जारी रहेगी। भले ही वो व्यक्ति दोबारा चुनकर आ जाए, तब भी पिछले कार्यकाल के आरोपों की जांच जारी रहेगी। और अगर वो दोषी पाया जाता है, तो धारा 39 के प्रावधान लागू होंगे, यानी उसे हटाया जा सकता है और वो निरर्हित हो सकता है।
और इस तरह हटाए जाने का या प्रतिकूल निष्कर्ष आने का नतीजा क्या होता है? अगले चुनाव लड़ने पर कोई असर? हाँ बिल्कुल। धारा 41 ये साफ करती है कि अगर किसी सदस्य को धारा 39(1)(d) के अधीन हटाया गया है या धारा 40 के तहत हुई जांच में उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष एडवर्स फाइंडिंग अभिलिखित किया गया है, तो ऐसा सदस्य हटाए जाने या निष्कर्ष की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब 6 साल का बैन लग जाएगा। ठीक है, एक और जरूरी नियम है धारा 42 में, जो एक साथ कई पद संभालने से रोकता है। जरा इसके बारे में बताइए। पद का सिद्धांत है ताकि हितों का टकराव ना हो। धारा 43 कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो नगर पालिका का निर्वाचित या मनोनीत सदस्य है, वो एक ही समय में संसद का सदस्य एमपी या राज्य विधानसभा का सदस्य एमएलए या किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका सदस्य चुने जाने के समय इनमें से किसी और पद पर भी है, तो उसे नगर पालिका सदस्य के रूप में शपथ लेने के 14 दिन के अंदर उस दूसरे पद से त्यागपत्र देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 14 दिन बीत जाने पर उसकी नगर पालिका की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण नियम है। तो सदस्यों की बात हुई, अब आते हैं नगर पालिका के नेतृत्व पर। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, धारा 43 इनके बारे में है। जी, हर नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। इनके पदनाम अलग अलग स्तर की नगर पालिकाओं में अलग अलग होते हैं। जैसे नगर पालिका बोर्ड में अध्यक्ष को चेयरमैन कहते हैं और साथ में उपाध्यक्ष होता है। नगर परिषद में सभापति, प्रेसिडेंट और उपसभापति होते हैं और नगर निगम में महापौर, मेयर और उपमहापौर होते हैं। और क्या अध्यक्ष के पदों पर भी आरक्षण लागू होता है, जैसे सदस्यों के लिए होता है? हाँ बिल्कुल, अध्यक्षों के पद भी अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, पिछड़े वर्गों बैकवर्ड क्लासेस और महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं। और इन आरक्षित पदों का फैलाव पूरे राज्य में इस तरह से किया जाता है कि यथासंभव ये उन क्षेत्रों में स्थित हों जहां इन वर्गों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में ज्यादा हो। अच्छा, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अगर लंबे समय तक गैर हाजिर रहें तो क्या होगा? अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नगरपालिका से बिना छुट्टी मंजूर कराए 1 महीने से ज्यादा समय तक अनुपस्थित रहते हैं, तो वो अपने पद पर नहीं रहेंगे। मतलब उनका पद रिक्त माना जाएगा। और नगरपालिका भी किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को 6 महीने से ज्यादा की छुट्टी मंजूर नहीं कर सकती। अगर अध्यक्ष छुट्टी पर है या उसका पद रिक्त है, तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का काम करेगा। अगर उपाध्यक्ष का पद खाली है, तो सदस्यों में से ही किसी को कार्यवाहक उपाध्यक्ष चुना जाएगा। अगर उपाध्यक्ष छुट्टी पर है या अध्यक्ष का काम कर रहा है, तब भी उपाध्यक्ष पद की रिक्ति भरने के लिए किसी अन्य सदस्य को चुना जाएगा। क्या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को भी सदस्य की तरह हटाया जा सकता है उन्हीं आधारों पर? हाँ, उन्हें भी धारा 39(1)(d) के तहत, यानी कर्तव्यों में अवचार, निकृष्ट आचरण, असमर्थता या पद के दुरुपयोग जैसे आधारों पर हटाया जा सकता है। और इनके त्यागपत्र की क्या प्रक्रिया है अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इस्तीफा देना चाहें? उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देगा, जिसे 30 दिन में स्वीकार माना जाएगा। अध्यक्ष अपना इस्तीफा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को देगा। नगर निगम या परिषद के मामले में ये निदेशक एवं विशिष्ट सचिव रैंक का अधिकारी होगा और नगर पालिका बोर्ड के मामले में उपनिदेशक क्षेत्रीय DDR होगा। ये भी 30 दिन में स्वीकार हो जाएगा। अगर अध्यक्ष का पद बीच में खाली हो जाए तो उसे भरने की कोई समय सीमा तय है? हाँ, अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति को 6 महीने के अंदर अंदर भरा जाना जरूरी है। हालांकि राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में इस अवधि को अधिकतम 3 महीने के लिए और बढ़ा सकती है। और हाँ, अध्यक्ष को नगर पालिका निधि से मासिक भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं। चुने गए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम जल्द से जल्द राजपत्र गैजेट में प्रकाशित किए जाते हैं। क्या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव की वैधता को भी चुनौती दी जा सकती है, जैसे सदस्य के चुनाव को देते हैं? हाँ, दी जा सकती है। धारा 44 इसी के बारे में है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता को सिर्फ जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन याचिका दायर करके ही प्रश्नगत किया जा सकता है। ये याचिका कौन दायर कर सकता है? कोई हारा हुआ उम्मीदवार या ऐसा उम्मीदवार जिसका नामांकन रद्द हो गया हो। याचिका के साथ 1000 रुपए का निक्षेप भी जमा करना होता है। अगर जांच में याचिका सारहीन पाई जाती है तो ये डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है। नगर पालिका के काम क्या हैं?
धारा 45 मुख्य कार्यों की सूची देती है। ये तो काफी लंबी सूची नजर आ रही है। हाँ, ये धारा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नगरपालिका के मूल कर्तव्यों को परिभाषित करती है। हम इन्हें कुछ मुख्य श्रेणियों में बांटकर देख सकते हैं। पहला और सबसे अहम है लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। इसमें साफ सफाई रखना, कचरा उठाना और उसका निपटान करना, नालियों की व्यवस्था करना, गंदे पानी का निकास सुनिश्चित करना शामिल है। और सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और भवनों में रोशनी की व्यवस्था करना भी इसी में आता है। और हानिकारक वनस्पतियों को हटाना और हर तरह के लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस को खत्म करना। गंदगी, कूड़ा करकट, विष्ठा, मल, दुर्गंध या कोई भी हानिकारक या घृणोत्पादक पदार्थ जो किसी बिल्डिंग से या उसके आसपास से आ रहा हो, उसे हटवाना। सार्वजनिक मार्गों और स्थानों पर रोशनी की समुचित व्यवस्था करना, आग बुझाने का इंतजाम करना और आग लगने की स्थिति में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना। कुछ रेगुलेशन यानी नियमन से जुड़े काम भी हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, जैसे घृणोत्पादक या खतरनाक किस्म के व्यापारों या व्यवसायों को विनियमित करना, सार्वजनिक मार्गों या स्थानों पर और ऐसी जगहों पर जो निजी संपत्ति नहीं है और जनता के लिए खुली हैं, चाहे वो नगरपालिका की हो या न हो, वहां से बाधाओं और अतिक्रमणों को हटाना, खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित करना या हटवाना और अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरुद्धार करना, मृतकों के शवों और मृत जानवरों के डिस्पोजल के लिए स्थानों का अधिग्रहण करना, उनका रखरखाव करना और उनका विनियमन करना। निर्माण और रखरखाव के काम भी तो होंगे। हाँ, बहुत सारे, जैसे सार्वजनिक सड़कें, पुलिया, नगरपालिका के सीमा चिन्ह, बाजार, वधशालाएं, स्लॉटर हाउसेज, नालियां, मल नालियां, सुअर्स, जल निकास के काम, सीवरेज के काम, स्नानागार, पब्लिक बाथ्स, धोने के स्थान, पीने के पानी के स्रोत जैसे तालाब, कुएं, बांध वगैरह का निर्माण करना, उनमें ज़रूरत के हिसाब से परिवर्तन करना और उनका रखरखाव करना। सार्वजनिक तोहरों, लैट्रीन्स, शौचालयों, प्रिवीज और मूत्रालयों, यूरिनल्स का निर्माण और रखरखाव, सड़कों का नामकरण करना और घरों का संख्यांकन करना। कुछ प्रशासनिक किस्म के काम। जी, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना, नगरपालिका के तहत काम करने वाले पुलिस अधिकारियों का वेतन और अन्य आकस्मिक खर्चों का भुगतान करना, कूड़ा करकट और विष्ठा से कंपोस्ट खाद बनाना, जरूरत पड़ने पर स्वयंसेवी बल का गठन करना और आवारा पशुओं के लिए कांजी हाउस स्थापित करना और उनका रखरखाव करना। और क्या कुछ सामाजिक कल्याण से जुड़े काम भी मुख्य कार्यों में आते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवारों के मानकों को बढ़ावा देना, महिला कल्याण और बाल विकास से जुड़े काम करना, आर्थिक विकास और सामाजिक लाभ के लिए योजनाएं तैयार करना। इनमें गरीबी उन्मूलन, गंदी बस्ती सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का प्रबंधन और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध करवाने जैसी योजनाएं शामिल हो सकती हैं। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण से संबंधित काम करना, और ये सभी काम नगरपालिका अपनी प्रबंधकीय, तकनीकी, वित्तीय और संगठनात्मक क्षमता को ध्यान में रखते हुए करेगी। वाह, ये वाकई बहुत सारे काम हैं। ये तो हुए मुख्य कार्य, लेकिन धारा 46 में कुछ अन्य नगरपालिका कृत्यों का भी जिक्र है। वो क्या है? जी, धारा 46 में कुछ और काम बताए गए हैं जो मुख्य कार्यों के अलावा हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण के उपाय करना, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में और काम करना, जैसे अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का उद्धार, तालाबों, कुओं और पानी के अन्य स्रोतों का रखरखाव, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में काम करना, जैसे नागरिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, संगीत और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन और सांस्कृतिक अवसंरचना को उन्नत करना, लोक कल्याण के क्षेत्र में जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय संपत्ति की सुरक्षा और बचाव कार्य करना, लोकहित की सूचनाओं का प्रसारण करना, सामुदायिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम करना, जैसे मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन और प्रबंधन। और भी कुछ काम हैं जैसे बंजर भूमि का प्रबंधन, सामाजिक वानिकी का प्रोत्साहन, पौधशालाओं की स्थापना और प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के उपाय करना। समय समय पर नगर पालिकाओं को कुछ विशेष कृत्य या फंक्शंस सौंप सकती है, लेकिन ऐसा करते समय नगर पालिका के संसाधनों और क्षमताओं का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अब वापस नेतृत्व पर आते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के व्यक्तिगत रूप से क्या कृत्य या कर्तव्य हैं? धारा 48 में शायद ये बताया गया है। हाँ, धारा 48 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मुख्य कृत्यों को बताती है। अध्यक्ष का प्रमुख काम है नगरपालिका की नियमित बैठकें आयोजित करवाना और उनकी अध्यक्षता करना।
बैठकों में होने वाले कामकाज को विनियमित करना। अगर कोई संकल्प रेजोल्यूशन नियमों के विरुद्ध पारित होता है तो उसे राज्य सरकार को भेजना। और सबसे महत्वपूर्ण, नगर पालिका के वित्तीय, फाइनेंशियल और कार्यपालक प्रशासन पर समग्र निगरानी रखना। जहां तक उपाध्यक्ष का सवाल है, इसका मुख्य काम है अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए कार्यों को करना, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नगरपालिका की बैठकों की अध्यक्षता करना, और जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो या उसका पद रिक्त हो तो उस दौरान अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करना और उसके कर्तव्यों का पालन करना। समझ गई। नगरपालिका के प्रशासनिक ढांचे में एक और बहुत अहम अधिकारी होता है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी यानी CMO। धारा 49 उसकी शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में है। इसकी क्या भूमिका होती है? CMO की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक तरह से नगरपालिका का प्रशासनिक प्रमुख और नियमों का संरक्षक होता है। उसका पहला कर्तव्य है ये देखना कि नगरपालिका का या उसकी किसी समिति का या अध्यक्ष का कोई भी आदेश, कार्यवाही या संकल्प कहीं अधिनियम या नियमों के विरुद्ध तो नहीं है। अगर उसे ऐसा लगता है तो वो इस बारे में संबंधित अथॉरिटी, नगरपालिका समिति या अध्यक्ष को अवगत कराएगा और उन्हें नियम संगत कार्य करने की सलाह देगा। साथ ही 7 दिन के भीतर राज्य सरकार को भी इस बारे में सूचित करेगा। अच्छा। और अगर CMO अपनी ये जिम्मेदारी ना निभाए, मतलब जानबूझकर उपेक्षा करे, अगर CMO अपने इस कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा करता है और उसकी वजह से नगरपालिका को कोई हानि होती है, तो वो उस हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा। हाँ, एक बात और है, अगर CMO ने राज्य सरकार को सूचित किया और सरकार ने 30 दिन के अंदर उस आदेश या संकल्प पर कोई कार्यवाही नहीं की, तो फिर उसे विधिपूर्ण मान लिया जाएगा। और क्या जिम्मेदारियां हैं CMO की? बहुत सारी हैं, जैसे नगरपालिका समिति या अध्यक्ष द्वारा मंजूर किए गए सभी संकल्पों, अनुज्ञप्तियों, लाइसेंस और अनुज्ञाओं परमिशंस को अपने हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित करना, नगरपालिका को संबोधित सभी पत्राचार प्राप्त करना, नगरपालिका की ओर से किए जाने वाले पत्राचार को जारी करना, ये अध्यक्ष के नाम से भी हो सकता है। राज्य सरकार जब भी मांगे कोई दस्तावेज, कार्यवृत्त या उनसे जुड़े उद्धरण प्रस्तुत करना, नगरपालिका जब भी मांगे कोई दस्तावेज, विवरण, स्टेटमेंट या लेखा अकाउंट उपलब्ध कराना, ऑडिट के दौरान जो भी त्रुटि या अनियमितता ध्यान में लाई जाए उसे दूर करना या करवाना, नगरपालिका की बैठकों में उपस्थित रहना और किसी भी विचाराधीन विषय पर स्पष्टीकरण देना, हालांकि वो मतदान नहीं कर सकता। अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण में रहते हुए नगरपालिका के अन्य सभी अधिकारियों और सेवकों के काम का अधीक्षण और नियंत्रण करना, ये सुनिश्चित करना कि नगरपालिका का कोई भी कार्य नियम विरुद्ध ना हो। और अगर नगरपालिका के धन या संपत्ति का कोई गबन, चोरी या हानि होती है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत नगरपालिका को देना। वाकई CMO की भूमिका बहुत व्यापक और जिम्मेदारी भरी है। आखिर में धारा 50 कार्यभार सौंपना। अगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद किसी भी कारण से खाली होता है, जैसे त्यागपत्र, हटाया जाना, पद रिक्त होना, निलंबन या निर्वाचन शून्य होना, तो वो अपना चार्ज किसे सौंपेगा? हाँ, इसकी एक स्पष्ट प्रक्रिया धारा 50 में बताई गई है ताकि काम रुके नहीं। सामान्य नियम ये है, अध्यक्ष अपना कार्यभार उपाध्यक्ष को सौंपेगा, उपाध्यक्ष अपना कार्यभार अध्यक्ष को सौंपेगा, सदस्य अपना कार्यभार अध्यक्ष को सौंपेगा। अगर पूरी नगरपालिका ही विघटित हो गई है तो कार्यभार उस अधिकारी को सौंपा जाएगा जिसे राज्य सरकार ने धारा 322 के अधीन नियुक्त किया है। और अगर वो व्यक्ति उपलब्ध ना हो जिसे चार्ज लेना है, जैसे अध्यक्ष को चार्ज देना है लेकिन उपाध्यक्ष का पद खाली है? हाँ, ऐसी स्थिति के लिए भी प्रावधान है। अगर उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो अध्यक्ष उस सदस्य को कार्यभार सौंपेगा जिसे राज्य सरकार निर्देशित करे। इसी तरह अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है और उपाध्यक्ष को चार्ज देना है तो वो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सदस्य को चार्ज देगा। और ऐसा सदस्य जो इस तरह कार्यभार ग्रहण करता है वो अधिकतम 30 दिन तक या नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने तक जो भी पहले हो ही उस पद पर रहेगा। आरक्षित पदों के मामले में कार्यभार सौंपने का कोई खास नियम है? हाँ है। अगर अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या महिला के लिए आरक्षित था और उसे कार्यभार सौंपना है तो वो अपना कार्यभार उसी श्रेणी के उपाध्यक्ष को सौंपेगा अगर उपलब्ध हो। यदि उसी श्रेणी का उपाध्यक्ष उपलब्ध नहीं है तब वो विदित रीति से उसी श्रेणी के किसी सदस्य को कार्यभार सौंपेगा।
और अगर उस आरक्षित श्रेणी का कोई सदस्य भी उपलब्ध नहीं है, तब विदित रीति से किसी अन्य सदस्य को कार्यभार सौंपा जाएगा। ये नियम आरक्षण के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए है। बहुत स्पष्ट। तो ये था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 26 से 50 तक का एक विस्तृत अवलोकन। हमने देखा कि चुनाव प्रक्रिया से लेकर सदस्यों के आचरण, उनकी योग्यता, अयोग्यता, नेतृत्व की भूमिका और नगर पालिकाओं के जमीनी कामकाज से जुड़े कितने महत्वपूर्ण नियम इन धाराओं में शामिल हैं। बिल्कुल, ये धाराएं वास्तव में स्थानीय स्वशासन की रीढ़ की हड्डी हैं। यही तय करती हैं कि हमारे शहर और कस्बे कैसे चलेंगे, कौन उन्हें चलाएगा और किन नियमों और जिम्मेदारियों के तहत ये सब होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब एक सवाल हम सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। ये कानून कागज पर जितने स्पष्ट और मजबूत दिखते हैं, जमीनी हकीकत में इनका पालन कितना प्रभावी होता है और इसे और प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जेजुम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव या विचार हैं, तो कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।